हेलो एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर। वीडियो का टाइटल थोड़ा सा मिसलीडिंग है क्योंकि इस वीडियो में हम अपना पहला 1 CR बनाने की बात नहीं करेंगे, बल्कि अपना पहला 100 CR बनाने की बात करेंगे। थोड़ा सुनने में ये अनरियल सा फिगर लगता है, बट ये टोटली पॉसिबल है और टोटली अचीवेबल भी है। मैं खुद इस जर्नी का पार्ट हूँ और मैं चाहूँगा कि जो भी लोग मेरे से जुड़े हैं या इस वीडियो के माध्यम से जुड़ेंगे, वो मेरे साथ इस जर्नी का पार्ट बने। हम साथ में अपनी कम्युनिटी बिल्ड करें, साथ में ग्रो करें, एक दूसरे को सीखते सिखाते हुए ग्रो करें। और जो कुछ मेरे पास है आप लोगों को देने के लिए, जो कुछ इतने सालों में मैंने सीखा है, वो मैं कोशिश करूँगा सब कुछ अपनी वीडियोस के माध्यम से रेगुलर आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए ये पहला वीडियो इस नए साल पे है और सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो जो भी लोग इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं और अपना 100 CR का टारगेट अचीव करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीटली देखें। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा स्लो लगता है तो वीडियो को फास्ट कर ले, लेकिन बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि मैं चाहूँगा कि हम सेम पेज पे रहें, हम सेम तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, तभी हम सेम तरीके से ग्रो भी कर पाएंगे। अगर आप वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको आधा ही समझ आएगा और आधी नॉलेज बिल्कुल भी सही नहीं होती है। मैं चाहता हूँ आप ऑल अराउंड एक पिक्चर उसकी समझें, जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जो भी इस जर्नी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच बीच में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जैसे जैसे मेरे मन में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते रहेंगे, वो बीच में आपको बताता भी रहूँगा। तो आई होप आप लोग समझ गए कि कितने इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि हम साथ में इस जर्नी का पार्ट रहने वाले हैं। अगर आप अभी भी ये वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो हम साथ में इस जर्नी का पार्ट बनेंगे और एक दिन 100 CR बिल्कुल अचीव करेंगे। अब पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जो 100 CR के जो नंबर है, ये सबके लिए सेम नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 100 CR बनाना है। हो सकता है कोई ये वीडियो को सिर्फ एक 1 CR तक पहुंचने के लिए देख रहा हो, या फिर 10 CR तक, या फिर कोई 1000 CR तक, कोई भी नंबर हो सकता है, बट हमने 100 CR का नंबर चुना है क्योंकि जर्नी लगभग सेम सी है सबकी। और सबने ही किसी न किसी नंबर तक पहुंचना है। अगर ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो हम मान के चलेंगे सबने 100 CR का अपने माइंड में एक गोल सेट किया हुआ है और वहाँ हम सब ने पहुँचना है। और कैसे हम वहाँ तक पहुँचेंगे वो हम आगे देखेंगे। जो भी लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास जॉब नहीं है या फिर कोई इतना फैमिली पे पैसा नहीं है, तो वो लोगों से मेरा क्लियर निवेदन है कि आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है। ये क्या स्टॉक मार्केट या इसके अराउंड कोई भी वीडियो जो यूट्यूब में है वो आप लोगों के लिए नहीं है। पहले अपना आप मेहनत करो, कोई जॉब वॉब देखो, ताकि आपके इनकम का सोर्स जनरेट हो। जब आप इनकम का सोर्स जनरेट होगा, जितनी अच्छी आप मेहनत करोगे, उतनी अच्छी जॉब करोगे, उतनी अच्छी इनकम का सोर्स होगा, पैसा आपके पास आएगा, तब जाके आप उसको इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई करने की तरफ फोकस करना। उससे पहले ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है जो आप अभी कर रहे हो। तो अगर स्टूडेंट्स हो तो अपना पढ़ाई करो, अपना जॉब की तैयारी करो। बाकी वो लोग जो ऑलरेडी जॉब में हैं, अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, ठीक ठाक उनके पास पैसा है, बट वो एक वेल्थ बिल्डिंग वाले प्रोसेस में नहीं है। सिर्फ वो अर्न कर रहे हैं, खा रहे हैं और अपना एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए वीडियो है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली एक बैंक में जॉब करता हूँ, तो मेरे भी एक फुल टाइम जॉब है, बस पार्ट टाइम में आके ट्रेडिंग करता हूँ। तो अगर आप सेम माइंडसेट के हैं तो हम सेम तरीके से काम आगे कर पाएंगे। क्योंकि आप भी फुल टाइम जॉब करते होंगे, आपके पास भी टाइम का शॉर्टेज होगा, तो कम टाइम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स बनाने हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना है खुद को मॉनेटरी लेवल पे, पैसों के लेवल पे, वही सब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और पूरा रोड मैप मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जर्नी का पहला स्टेप रहेगा, आपको 0 से 100 CR की जर्नी को विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज समझ रहे हैं कि आप अगर जो चीज़ आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, उस चीज़ को आप कैसे अचीव करोगे। पहले तो स्टेप यही है ना। तो पहले आपको उसको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करने के लिए आपके सामने वो आपको दिखता हुआ होना चाहिए कि कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप उस तक पहुंचूंगा। और उसके लिए आपके पास डेटा भी होना चाहिए। तो आपके सामने डेटा होगा तो आप उसको विजुअलाइज कर पाओगे कि हाँ, मैं इस डेटा के इस स्टेप पे हूँ और मेरे को यहाँ तक पहुँचना है। तो उसके लिए मैंने बहुत सिंपल सा, जब मैंने स्टार्ट किया था ये जर्नी, तो मैंने बहुत मतलब इनिशियल डेज, पहले 2 सालों में तो मेरे को पता ही नहीं चला कि किस तरीके से प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए उस जर्नी की तरफ बढ़ने के लिए। लेकिन जब मुझे पता लगा धीरे धीरे, तो मैंने अपना एक सेटअप बिल्ड किया, चीज़ें बिल्ड करी उसके अराउंड। उसके लिए पहला स्टेप था कि मुझे विजुअली दिखे कि मैं कब क्या कर रहा हूँ और कहाँ पे हूँ, किस पोजीशन पे हूँ, और कितनी अच्छी रफ्तार से मैं बढ़ रहा हूँ। क्या ये सही स्पीड है, क्या ये नहीं है, क्या मैं सही जगह पे हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मॉनिटर करने के लिए विजुअली आपको वो जर्नी सामने दिखनी चाहिए। तो उसके लिए एक छोटा सा सेगमेंट इस वीडियो का है। इस पार्ट में मैं आपको वो बताऊंगा कि उसके लिए आप क्या करें। पहले छोटी सा सेगमेंट है, जैसे ये निकल जाएगा उसके बाद हम थोड़ा और मेन चीज़ों पे आएंगे। तो आप लोगों के सामने ये एक्सेल आ रही होगी। इस एक्सेल में 2024 के फर्स्ट मंथ से ये शुरू है। मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ करूंगा कि क्या क्या इस एक्सेल में है। कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, आप कितना अर्न करते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं और किस टारगेट तक आपको पहुंचना है, वो सब वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। तो वो अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करनी है चीज़ें। इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मैंने एक 30 ईयर्स की एक्सेल बनाई है। 30 ईयर्स आप
सोच रहे होंगे बहुत लंबा टाइम है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा विजनरी होना पड़ता है। आपके वो 25 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम्स नहीं है। आपको 30 साल का विजन एक देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको 100 करोड़ कमाने में 30 साल लगने ही वाले हैं, बिल्कुल नहीं। ये 30 साल आपका मैक्सिमम है। जिस तरीके से मैंने इस सेटअप को बिल्ड किया है, तो 30 साल एक मैक्सिमम टाइम है 100 करोड़ बनाने के लिए, इस वाले एक्सेल के हिसाब से। क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट या जो भी मैंने सेट किया है, वो हो सकता है आपके लिए थोड़ा डिफरेंट हो, तो आपके एंड फिगर्स डिफरेंट होंगी, बट वो आपकी मैक्सिमम टाइम और मिनिमम अमाउंट उस टाइम में आप जो बनाओगे उसके ऊपर बेस्ड होगा। तो इस एक्सेल में मैंने क्या किया है, ये 2024 से शुरू हो रही है। ये यहाँ पे ईयर्स हैं इस वाली साइड पे, और यहाँ पे मंथ्स हैं आपका। तो ईयर्स मंथ्स 2024 का फर्स्ट मंथ ये है। बैलेंस हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा हमने बताया था। और ये इन्वेस्टमेंट है, यानी कि हम 40,000 रुपीज़ फर्स्ट मंथ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब 40,000 रुपीज़ आप लोगों को लगेगा बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप मिनिमम मैं आपको बोलूँ तो 10-20 हज़ार रुपये तो एटलीस्ट आप इन्वेस्ट करोगे। अगर आपके पास उतने नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो पहले मुझे लगता है आपको अपने इनकम की सोर्सेज पे काम करना चाहिए, ताकि आपके पास 10-20 हज़ार तो एटलीस्ट आएँ। 40,000 मुझे कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं लगा, क्योंकि मेरे साइड पे वो कंफर्टेबल था, तो आप लोगों में से भी कुछ साइड पे कंफर्टेबल होगा। और इसमें ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 40,000 आप एक इंडिविजुअल अपना ही नहीं कह रहे हो, आपकी भी इनकम होगी, आपकी वाइफ की भी इनकम होगी, आपकी फैमिली की इनकम होगी, और आपके और भी सोर्सेज इनकम के हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक ठीक ठाक जॉब में हैं, थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखें, थोड़ा अपने वाइफ का भी सपोर्ट उसमें लें, अपनी फैमिली का भी सपोर्ट लें, तो 40,000 एक डिसेंट फिगर है जो आप हर महीने सेव और इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आपके लिए फिगर अलग है, क्योंकि हमने एंड गोल भी तो 100 सीआर रखा है ना। हो सकता है आपका 100 का 50 आएगा, लेकिन 50 सीआर फिर आपके हिसाब से, अगर आप हर महीने 20,000 डाल रहे हो, तो आपके लिए 50 सीआर उतना ही वर्थ रहेगा जितना हर महीने 40,000 डालने वाले के लिए 100 सीआर है। तो वो सब अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाता है। तो उस नंबर पे नहीं जाना कि 40 सीआर ज़्यादा है या कम है। हो सकता है आप में से कोई 50-60 सीआर भी डाले, कोई 1 लाख भी डाले, वो अपनी अपनी आपकी चॉइस है। तो ये 40 सीआर पर मंथ का है जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये उस पर इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट किया है इसमें 21% के हिसाब से किया है। अब वो क्यों किया है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली 21 के नंबर तक मैं कैसे आया। और ये हमारा है बैलेंस एंड ऑफ द मंथ। अब इसका मतलब क्लियरली ये नहीं है कि एक महीने बाद आपके 40,700 रुपये ही बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डेफिनेटली वेरी करेगा, लेकिन जब आप लॉन्गर रन में देखोगे 30 साल के रन में, और आप हर महीने कुछ ना कुछ आप इन्वेस्ट करते करते, उसमें रिटर्न जनरेट करते करते, एक आपका पूरा कॉर्पस का एक साइज़ हो जाएगा। तो उस साइज़ को आपको इस एक्सेल के हिसाब से, जैसे मान के चलिए 2024 के फर्स्ट मंथ में आप यहाँ हैं और आप कंटिन्यू कर रहे हैं, अब 2025 का अगर 6 मंथ आ जाता है इस वाले मंथ पे, तो आपके पास उस वक्त 8,52,000 आपके उस कॉर्पस में होने चाहिए, आपके इन्वेस्टमेंट और आपके रिटर्न्स मिला के। अगर आप वहाँ पे नहीं हो, तो इसका मतलब है कि, मतलब देखो, जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट करना है वो तो फिक्स ही है ना, कि वो तो 40,000 ही आप इन्वेस्ट करोगे, तो 40,000 ही, वो एक एग्जांपल है, आप समझ रहे होंगे ना, आपके लिए वो अलग अमाउंट हो सकता है। तो इस केस में वो फिक्स है 40,000। अब उस पर जो रिटर्न जनरेट कर रहे हैं वही वेरी करेगा, और रिटर्न हमने मान के चला है कि हम मिनिमम 21% बनाएंगे। तो उसके हिसाब से आपने 8,52,000 पे होना था 2025 के छठे महीने में। लेकिन अगर आप वहाँ पे नहीं हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कि आप अपने जो रिटर्न बनाने की सोच रहे थे उससे अब आप पीछे हैं, वो रिटर्न नहीं बना पा रहे। और अगर आप उससे आगे हैं, जो कि ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप अच्छे से चीज़ों को करेंगे तो आप उससे बहुत आगे ही चल रहे होंगे। तो अगर आप उससे आगे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने मंथ से उसमें आगे हैं उस जर्नी में। आई होप आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये हर मंथ की जर्नी है, और हर मंथ आप उस पॉइंट से कितना आगे हैं जहां आपको होना चाहिए था 21% के रिटर्न पे, वो इसमें आप मॉनिटर करोगे। अब होता क्या है, बीच में आपको एक्स्ट्रा आपकी इनकम होगी, कुछ आपको बोनसेस मिलेंगे, तो वो भी आप इसमें इन्फ्यूज़ करोगे। वो इन्फ्यूज़ करने से आप उस जर्नी में और आगे बढ़ोगे, और कभी कभार आप ज़्यादा रिटर्न्स भी जनरेट करोगे, तो भी आप उस जर्नी में और आगे बढ़ोगे। तो मे भी मान के चलो कि अगर 2026 का जनवरी आ जाता है, तो 2026 के जनवरी में इस एक्सेल के हिसाब से आपके पास 12,62,000 का पोर्टफोलियो होना चाहिए था, लेकिन वो आपके पास नहीं है, और आपके पास मान के चलो 20 लाख का पोर्टफोलियो है। तो आप उसमें 2026 के जनवरी में जहां आपको होना चाहिए था, आपने उससे 1 साल स्किप करके 2027 के जनवरी पे आप पहुंच चुके हो। तो आप क्या, इससे होगा कि आप जो ज़्यादा रिटर्न जनरेट करोगे और जो ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, आपके वंस इन अ वाइल जो बोनसेस आएंगे, उससे आप टाइम को स्किप करोगे, ना कि अमाउंट को बढ़ाओगे। मतलब अमाउंट का मतलब है कि आप 100 सीआर नहीं, अब आप 200 सीआर बनाओगे, ऐसा नहीं है। एंड गोल आपका 100 सीआर अगर आपने डिसाइड किया, तो 100 सीआर ही है। जस्ट आप
जितने ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट कर रहे हो और जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे आप टाइम को स्किप करते जा रहे हो और अपने 30 इयर्स जो है उसको कम करते जा रहे हो। यानी कि एक तो नेचुरली वो कम होगा जैसे समय बीतेगा, ऊपर से अगर आप जंप्स लोगे हर कुछ महीनों में, आप 2-4 मंथ का जंप ले लोगे, तो ओवरऑल भी आपकी 30 CR की जर्नी हो सकता है और 30 ईयर्स की जर्नी हो सकता है तो आपका 20 ईयर्स में ही समिट जाए। तो वो आपने इसमें करना है और धीरे-धीरे आप, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी टाइम से ये करता आ रहा हूँ, तो मैं एग्ज़ैक्टली आपको बता सकता हूँ कि जिस तरीके से आप ये चलाओगे, अगर आप सही तरीके से चीज़ें कर रहे हो, तो आप 21% के रिटर्न्स कुछ भी नहीं है और आप बहुत जल्दी-जल्दी इनको स्किप करते जाओगे मंथ्स को, और आप देखोगे कि कैसे आपने 1 साल ही पूरा स्किप कर दिया और कैसे 2 साल स्किप कर दिए और कैसे आप अपनी जर्नी के और ज़्यादा पास आने में लगे हो और आपका टाइम जो है, वो जितनी तेज़ी से कम होना था, वो और ज़्यादा तेज़ी से कम होने में लगा है। जब ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने होगा, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी एनालाइज़ करने के लिए अपने डेटा को कि किस तरीके से आप बढ़ रहे हो, कब आप कौन से स्टेप पे हो। और आपको ये इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, ये आपको डेली भी नहीं करना होता है, ये आपको पूरे महीने में बस एक बार इसमें अपडेट करना होता है कि क्या इस महीने में कहाँ हूँ। और डेफ़िनेटली ऐसे महीने भी आएँगे जब आपकी जर्नी पीछे चल जाएगी 1-2 महीना, वो भी बिल्कुल होता है, लेकिन ओवरऑल क्योंकि हमने रिटर्न इतने डिसेंट रखे हैं 21% के, उस पे भी अभी आएँगे क्यों रखे हैं, कि आप ओवरऑल जो है 1, 2, 3 साल बाद इस जर्नी में जहाँ आपको होना चाहिए उससे काफ़ी आगे होंगे। तो आप समझ गए कैसे वो जर्नी आपके टाइम को और कट कर देगी और आपको जल्दी अपने गोल तक पहुँचाएगी। तो एक पॉइंट ये है कि अगर आप सिर्फ 40,000 हर मंथ इन्वेस्ट करते हो, सिर्फ 21% का ही रिटर्न जनरेट करते हो, तो आपको पूरे 30 इयर्स लगेंगे, जिसके बाद आपका पोर्टफोलियो 119 करोड़ का होगा। ठीक है? ये आपका हो गया मैक्सिमम टेन्योर और आपका मिनिमम अमाउंट जो आप जमा करना आपने डिसाइड किया था। ना आपने अमाउंट बढ़ाया, ना आपने रिटर्न्स बढ़ाए और ना आपने टेन्योर को के साथ कोई छेड़खानी करी। तो पर इसके साथ हर फैक्टर में छेड़खानी होगी, वो आप ध्यान रखना, क्योंकि आपके रिटर्न्स जितने आपने सोचे हैं अगर आप अच्छे से करते हैं तो उससे ज़्यादा बनेंगे। आपका अमाउंट जितना आपने सोचा है जमा करने का, जैसे आपको कुछ भी बोनस वगैरह मिलेगा तो वो अमाउंट ज़्यादा जमा होगा। कहीं से भी आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, फिर वो इसको फ्यूल करेगा और आपको आगे ले जाएगा। तो इन सब की मदद से आप करोगे क्या, कि अपने टेन्योर को कम कर दोगे, मतलब 30 साल की जगह आप उसको हो सकता है 20 साल में अचीव करो एक 100 सीआर के गोल को। और जिनको 100 सीआर तक नहीं पहुँचना, जिनको इतने एस्पिरेशन नहीं है, ऐसा भी डेफ़िनेटली पॉसिबल है, कुछ लोगों को नहीं होगी, तो हो सकता है वो 50 सीआर तक पहुँचे। तो इस जर्नी में 50 सीआर भी होगा, 30 भी होगा, 20 भी होगा, 10 भी होगा, 1 भी होगा। तो वहाँ सब हर स्टेप तक आप पहुँच जाओगे। जैसे इसमें 1 सीआर की अगर मैं बताऊँ आपको, तो ये रहा आपका 1 सीआर। 1 सीआर ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे है। तो 2032 में, यानी कि अभी से 24 के बाद आप लगा लो 6, 2, 8, 8 सालों बाद आप 1 सीआर तक पहुँच जाएँगे 2032 के जनवरी में। तो इस तरीके से हम इसको विजुअली देखेंगे। तो मैं इसमें किस तरीके से करता हूँ कि मैं जहाँ-जहाँ जैसे, तो मैं इसको कैसे करता हूँ, महीने में एक बार ही एक्सेल एक्सेल खोली, इस तरीके की जो मेरी अपनी पर्सनल एक्सेल बनी हुई है, उसमें वैसे मैंने एक स्टेप आगे जाके मल्टीपल रिटर्न्स के हिसाब से चार्ट बना रखे हैं और उस मल्टीपल रिटर्न्स में मल्टीपल अमाउंट्स के हिसाब से बनाया है कि अगर मेरा एवरेज अमाउंट मान के चलिए 30,000, तो इतना बनना चाहिए इस रिटर्न के हिसाब से, और एवरेज अमाउंट अगर मेरा 40 है और इस रिटर्न के हिसाब से उसमें इतना, और इस रिटर्न के हिसाब से इतना होना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। वो सारी एक्सेल्स मैंने ऐसे सिंगल सिंगल लाइन में, ये जो बैलेंस एंड बैलेंस वाली लाइन है, ऐसे करके बना रखी है और उसको मैं मार्क कर देता हूँ, उतना पार्ट ग्रीन कर देता हूँ जितना अचीव हो चुका है, और जितना रहता है वो वाला पार्ट अभी कवर करने के लिए नीचे हर मंथ उसमें से कुछ कुछ पार्ट ग्रीन होता रहता है, तो आप आगे आगे बढ़ते रहते हो। डेफिनेटली कुछ महीने ऐसे आते हैं जब आप वापस 1-2 मंथ पीछे चले जाते हो, बट फिर वो कवर अप हो जाता है क्योंकि आप और पैसे भी इन्फ्यूज़ करते हो और ओवरऑल आप खुद इसको बैलेंस करना सीख जाओगे किस तरीके से पीछे आने के बजाय आगे के मंथ आपके स्किप हो के आप और आगे बढ़ते रहे। अब एक्सेल से हट जाते हैं क्योंकि एक्सेल थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है। तो अब रियल चीज़ों पे आते हैं कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई एक्सेल में इस तरीके से आप मॉनिटर करोगे अपनी जर्नी को। जिस किसी को ये एक्सेल चाहिए हो तो मुझे बता देना, या मैं बता दूंगा कहाँ से कैसे मैंने ये एक्सेल बनाई है, वो मुझे कमेंट में बता देना, उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा। तो अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ कि कैसे आप इस एक्सेल में जो भी चीज़ लिखी है उसको कैसे आप एक्चुअल में कर पाओगे। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले बताया, अगर इनकम का सोर्स नहीं है तो वीडियो को ख़त्म करो और इनकम के सोर्स बनाने की तरफ फोकस करो।
बहुत सिंपल, अगर इनकम का सोर्स है और ठीक ठाक सोर्स है, अगर छोटा मोटा सोर्स है तो जाहिर सी बात है अपग्रेड करो अपने सोर्सेज को और कोशिश करो ज़्यादा इनकम आप जनरेट कर सको अपनी जॉब से। आप अगर छोटी जॉब में हो तो थोड़ी बड़ी जॉब अचीव करने की कोशिश करो। तो जब आप वो थोड़ी कर लो, जब आपको लगे कि एक वो बैलेंस्ड जॉब आपको मिल गई है आपके स्किल्स के प्रपोर्शन में, कि जितनी आपकी स्किल्स है उस हिसाब से आपको एक सही जॉब मिल गई है, तो उस जॉब के बाद अब आपके पास अच्छा खासा इनकम होगी, जो आपको लगता है कि एक ठीक इनकम है। वो भी हर किसी के लिए वेरी करेगी। फिर उस इनकम में से कुछ पार्ट आपको सेव करना है। अब सेविंग कैसे करनी है, उसके लिए बजट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और बजट आपको बनाने के लिए एक मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करी है, अगर वो देख के हेल्प मिले तो वो देखना, नहीं तो यूट्यूब में बहुत वीडियो मिलेंगी बजट के अराउंड, वो देख लेना। जब आप हर महीने सेव करने लग जाओगे, हो सकता है आप 5 ही हज़ार सेव कर रहे हो सकता है 10,000 सेव कर रहे हो, तो अपने दिमाग में बिठाए रखना है कि अगर आप 5,000 वाली एक ऐसी एक्सेल तैयार करोगे तो उसके रिटर्न्स बहुत ही डिफरेंट होंगे। आप एक 50,000 वाली ऐसी एक्सेल तैयार करोगे तो उसके रिटर्न्स बहुत ही डिफरेंट होंगे। तो ये तो सिंपल है कि जिस तरीके से आप जितने मीन्स में आप जीना सीख जाओगे, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा, वही जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। तो वही सिंपल सी बात है। तो जितना आपसे हो उस हिसाब से करना, कोशिश करना थोड़ा ज़्यादा करने कर पाने की, क्योंकि डेफ़िनेटली आप अगर जब एनालाइज़ करना शुरू करते हो ना, तो अपने खर्चे एनालाइज़ करोगे, अपने देखोगे महीने में पैसा जा कहाँ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ ऐसे खर्चे हैं जो लगभग फालतू के खर्चे हैं और आप रियलाइज़ कभी नहीं कर पा रहे कि मैं इतना फालतू खर्चा हर महीने इन चीज़ों पे कर रहा हूँ। तो वो आप बचा पाओगे एक टाइम के बाद, जब आप रेगुलरली अपना बजट मॉनिटर करोगे, देखोगे वो सब कैसे होता है, डेटा रख के, डेटा को देख के एनालाइज़ करके धीरे-धीरे समझ आता है। और वो छोटी-छोटी चीज़ें एक टाइम के बाद बहुत काउंट करती है। इसलिए कहा जाता है कि आपको अपना बजट मेंटेन करके चलना चाहिए हर महीने का, और बजट के हिसाब से आपको आगे अपने खर्चे प्लान करने चाहिए। अब सेव करने के बाद और इन्वेस्टमेंट से पहले भी 1-2 स्टेप आते हैं, जो कि है, जैसे कि आपने बाकी यूट्यूबर से सुना होगा, पहले अपना इमरजेंसी फंड डेवलप करना। वो भी आप लोगों को पता ही होगा, तो उस बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अपने इंश्योरेंसेस, क्योंकि आगे बड़े खर्चे आपको हेल्थ रिलेटेड हो सकते हैं, तो वो भी आपको आइडिया होगा, नहीं होगा तो उसके अराउंड बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब में है, वो आप देख लेना कि इमरजेंसी फंड कैसे डेवलप करना है, अपना इंश्योरेंसेस कैसे होने चाहिए, कैसे रखने चाहिए। तो आपका इमरजेंसी फंड और आपके इंश्योरेंसेस इसलिए रहते हैं कि ताकि आप कुछ ऐसे इवेंट्स से सिक्योर रहें जो इवेंट्स आपके कंट्रोल से बाहर हैं, या फिर आप उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कब आएँगे। तो वैसे इवेंट से आपको सिक्योरिटी मिलेगी इन चीज़ों की वजह से। अगर ये वाला पार्ट आपका क्लियर है, फिर उसके बाद जो आपने सेव किया हुआ है, वो सेव करने के हिसाब से आप एक एक्सेल डेवलप करो, ऐसी वाली। एक्सेल आपने डेवलप कर ली, उस पैसे को अब आपको करना है इन्वेस्ट। अब इन्वेस्ट करने का जो मेन पॉइंट है, उस तरफ हम आ गए। तो अब उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, कैसे करना है, और कैसे वो 21% जो रिटर्न मैंने बताया, वहाँ तक हम पहुँचे। उसके बाद अगला स्टेप आपके पास आता है कि अब ये पैसे से जो मैंने बोल दिया इतने ईज़िली कि 21% का रिटर्न, वो कैसे बनाएँ? अब रिटर्न्स के लिए पहले तो मैं कुछ पार्ट को सिंप्लीफाई कर दूँ। कुछ लोग जिनको एफडी में सिर्फ इन्वेस्ट करना है और कहीं भी रिस्क नहीं लेना है, वो डेफ़िनेटली एफडी में जाएँ। जिनको नहीं, अगर रिस्क चाहिए तो नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। तो एफडी में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको 6-7% का रिटर्न मिलेगा, और उनको उस रिटर्न में ही फिर संतुष्ट भी रहना पड़ेगा, वो क्योंकि उन्होंने वो चूज़ किया है। बट जो लोग वो एफडी से हट के, जो फिक्स्ड रिटर्न से हट के थोड़ा-सा रिस्क लाइफ़ में बढ़ाएँगे, उन लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। अब वो ऑप्शंस कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे वो बॉन्ड्स हों, ऐसी कोई भी चीज़ें हों, तो वो उनके पास काफ़ी रास्ते होते हैं। उन सारे रास्तों में एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ, क्योंकि आप, जैसे मैंने बताया, आप जॉब कर रहे होंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, आपके लिए क्रिप्टो, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ों की तरफ भूल के भी नहीं जाना। ऐसा सिर्फ ट्राई ट्राई करना है आपको, है आप जाके देखना चाहो तो जाओ, मैं कौन होता हूँ जो आपको रोक सकता है। लेकिन अगर मेरा एक्सपीरियंस आपको सुनना है, इन इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। ये सारे स्पेकुलेटिव वाले गेम्स होते हैं, और इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने हाथ जला के ही आओगे। ये बाकी के स्टॉक मार्केट की तरह, जैसे हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में करते हैं, उनकी तरह ये गेम नहीं होता है। गेम थोड़ा-सा डिफरेंट गेम है, और ये आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। ये बात नहीं है कि इसमें हम कमा नहीं सकते, आप डेफ़िनेटली कमा सकते हो। हर चीज़ में जिसमें आप मेहनत करोगे, सीखोगे, आप डेफ़िनेटली कमा पाओगे। बट एक सर्टेन टाइप ऑफ लोगों के लिए ही वो होता है, जिनके पास वो टाइम भी है उस जगह देने के लिए, और वो एनर्जी भी है वहाँ खपाने के लिए, और उसके बाद भी जो उस रिस्क में खेल सकते हैं, वो 0.1% वाले। तो अगर आप उस रिस्क में खेलना चाहते हो तो आपकी इच्छा, पर मेरी पर्सनल सजेशन होगी, बिल्कुल भी उन इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ मत जाएँ। उन इंस्ट्रूमेंट को मैं दोबारा रिपीट करूँगा, क्रिप्टो करेंसी, फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे, ये बिल्कुल क्लियर है। अब अगर आप उन इंस्ट्रूमेंट की तरफ नहीं गए, तो अब आपके पास मोटा-मोटा रह जाता है इक्विटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स या फिर डेट वाले। तो जो लोग डेट में जाने की सोचते हैं, वो
मुझे लगता है कि मतलब पता नहीं कैसे लोग डेट में सोचते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको डाइवर्सिफाई करना है। क्योंकि अगर आपका रिटर्न्स फिक्स नहीं है, क्योंकि डेट में भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, जो गारंटेड होते हैं, जो गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं। तो उनमें अगर आप जाओगे, एफडी में जाओगे, तो कोई ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत जो डिफरेंस मिलता है वही सब है। उसके लिए फिर एफडी में ही इंसान चला जाए, ऑलरेडी बैंक में अकाउंट रहता ही है। तो अगर उससे आप शिफ्ट करोगे और आप वैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाओगे जो प्राइवेट होंगे, जिनमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है, तो मुझे लगता है कि वो थोड़े से रिस्क के लिए क्यों, मतलब सिर्फ थोड़े से रिटर्न के लिए वो थोड़ा सा रिस्क भी क्यों लेना। अगर आपको रिस्क लेना है, अगर आप लेने के लिए रेडी हो गए हो, तो आप 8% का आपको 9 मिलेगा, आप इसके लिए थोड़ी रिस्क लेते हो। आप रिस्क इसलिए लोगे 8 का एटलीस्ट 15 तो मिले, तब तो मैं रिस्क लूँ। अगर 8 का 9 ही मिलना है तो 1% के लिए मैं क्यों फिर थोड़ा भी रिस्क बढ़ाऊँ, अगर कोई कहे इसमें थोड़ा ही रिस्क है। क्योंकि रिस्क का क्या है ना, रिस्क थोड़ा ज़्यादा नहीं होता। रिस्क तो जब आपका पैसा डूबेगा तो डूबेगा ही, मतलब आप समझ रहे हैं, उसमें ये नहीं है कि थोड़ा ज़्यादा रिस्क। हाँ, ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स डूबने का मतलब होता है कि वहाँ ज़्यादा रिस्क हो गया, कम नंबर ऑफ टाइम डूबने का मतलब हो गया कम हो गया, लेकिन जब डूबेगा तब तो डूबेगा ही ना। तो इसलिए मैं पर्सनली डेट वाले इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं जाता बिल्कुल भी। मैं प्योरली इक्विटी में रहता हूँ, टोटल फुल 100% इक्विटी में। और अगर आप भी मेरी एज ग्रुप के हैं, यंग हैं, आपके पास टाइम है, आपके पास अच्छी प्लानिंग है, प्रॉपर फुल प्रूफ प्लानिंग है, और आपने अपने जो इमरजेंसी फंड वगैरह भी सब अच्छे से मैनेज कर रखे हैं, तो आप भी फुल्ली इक्विटी में जा सकते हैं। बट ये वाला जो पॉइंट है, ये आपके पर्सनल चॉइस के ऊपर है टोटली, क्योंकि हर किसी के लिए फुल्ली इक्विटी नहीं बना होता। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज मैं कह रहा हूँ तो सब लोग इक्विटी में ही मतलब अपना इंटरेस्ट शो करें और सारा पैसा उसी की तरफ डाइवर्ट करें। वो डिपेंड करता है आप किस स्टेज में हो, कितना रिस्क आप अपनी लाइफ में अफोर्ड कर सकते हो, कितने टाइम पीरियड के लिए आप हो, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन उसके बाद अगर आप फुली इक्विटी में इन्वेस्ट होने के लिए रेडी हो, तो इक्विटी में भी आप या तो म्यूचुअल फंड के जरिए जा सकते हो या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स के जरिए। तो उसमें भी मेरी क्लियर एक राय है कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, आप सीख रहे हो स्टॉक मार्केट, आप खुद एक ठीक लेवल पे पहुंच गए हो, इनिशियली आप म्यूचुअल फंड्स का सहारा लेते हो तो चलेगा, लेकिन एक टाइम के बाद जब आप खुद एक ठीक लेवल पे पहुंच गए हो तो म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल भी मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनाते। अगर आप एलएसएस वगैरह में जाना चाहते हो, म्यूचुअल फंड्स के टैक्स सेविंग वाले इंस्ट्रूमेंट में, तो आपकी चॉइस है, वो जाना तो खैर आपकी मजबूरी भी हो सकता है टैक्स बचाने के लिए। बट उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में जाना एक जिस जिस इंसान को ठीक ठाक ट्रेडिंग आती है उसके लिए बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। आपको अगर आती है ट्रेडिंग तो किसी और को कमीशन क्यों देना, किसी और के भरोसे क्यों बैठना, खुद करो आप अपनी ट्रेडिंग, ठीक है। और नहीं आती है तो चुपचाप किसी और को पैसे दो जिसको वो ज़्यादा अच्छे से आता है, वो अपने आप कर लेंगे, जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस। तो अब हम बात करेंगे कि हमने ये पैसा तो डालना शुरू किया मार्केट में, बट हम कैसे इस 21% के नंबर तक पहुँचे। क्योंकि मुझे खुद इस 21% के नंबर तक पहुँचने में बहुत टाइम लगा, और इतना मतलब इतने टाइम में पहुँच से देखने के बाद, मार्केट के अप्स डाउन देखने के बाद, मुझे समझ में आया कि हाँ, 21% एक ऐसा डिसेंट नंबर है जो हम मिनिमम समझ सकते हैं कि हम इतना तो एक लॉन्गर रन में एक इतने का CAGR हम ज़रूर अटेन करेंगे। अब मैंने जब मार्केट स्टार्ट किया था, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, वो करीब 5 साल पहले किया था। तो वो कोविड वाला टाइम नहीं था, कोविड से पहले का था। यानी कि कोविड के टाइम पे जो फॉल आया उस बीच भी मैं मार्केट में था, और फिर वहाँ से जो वापस राइज़ हुआ उस वक्त भी मैं मार्केट में था। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग आप में से कोविड के फॉल के दौरान मार्केट में एंटर हुए और वहाँ से वो मार्केट में राइज़ देख रहे हैं, किसी ने भी कोई बड़ा डिप मार्केट में नहीं देखा है। जैसे कोविड के टाइम पे 40-50% का डिप था, तो वैसे डिप अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अभी होंगे मार्केट को लेके। बट ऐसा नहीं है, मार्केट रुला भी अच्छे से देता है कई बार, और आपके पैसे फंसा के आपको कुछ साल तक ग्रो करने से भी रोक देगा। वो सारी चीज़ें मार्केट में होती हैं। बट अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस पे एडवाइस करूँ, मार्केट में कुछ ईयर्स ऐसे जाते हैं, जो मैंने 21% का आपको बताया ना, 21% आपको हर साल नहीं मिलता, वो बहुत क्लियर है। लेकिन मार्केट में कुछ ईयर्स ऐसे जाएंगे जब आपका पैसा माइनस हो जाएगा। रिटर्न तो दूर की बात, अगर उस साल में आपको -2%, 5%, इवन 10% का रिटर्न मिल जाएगा। जैसे कोविड के टाइम पे तो लोगों के पोर्टफोलियो आधे हो गए, तो आप लगा लो कि ऐसा भी हो जाता है। बट मार्केट अगर आपका पोर्टफोलियो आधा करेगा ना, तो मार्केट की जिम्मेदारी है उसको रिकवर करवाने की भी। मार्केट ही आपके पोर्टफोलियो को रिकवर भी करवाएगा। उसके लिए आपके पास इनफ एक्सपीरियंस होना चाहिए ये चीज़ समझने के लिए कि ऐसा क्यों होगा, और क्यों मार्केट की जिम्मेदारी बनती है कि अगर उसने आपका पोर्टफोलियो को डुबाया है तो उठाएगा भी। और हर किसी के पोर्टफोलियो को नहीं, अगर आप ऐसे हवा में आंख बंद करके ट्रेडिंग कर रहे हो तो तब मार्केट की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर आप एक सेटअप बिल्ड करके सही तरीके से ट्रेड कर रहे हो, तो मार्केट आपके पोर्टफोलियो को उठाता भी है। दोनों ही काम मार्केट करता है। तो अपने बुरे समय में वो आपको नेगेटिव रिटर्न भी दिलवाएगा। बट होता क्या है कि जब मार्केट का अच्छा समय आता है ना, तो मार्केट एक साल में आपको 40, 50, 60, इवन 80, 90% तक के रिटर्न्स भी देता है।
और इन रिटर्न्स के बीच जो एक नंबर है जो कि मुझे इतने सालों में लगा कि इतना नंबर, चाहे मार्केट बहुत ज़्यादा एकदम डिप भी जाए, उसके बाद वापस उठे और एक अच्छी रैली भी दे और उसके बाद एक जगह पे कंसोलिडेट भी करे, तो एवरेज अगर मैं उन सबको करता हूँ तो 21% एक मिनिमम नंबर है जो मुझे हर जगह दिखता है कि 21% के आसपास तक का रिटर्न मार्केट हर एक लंबे टेन्योर तक रहने वाले इंसान को, जो अच्छे से ट्रेड कर रहा है, सही माइंडसेट के साथ करता है, उसको दे ही देता है। कुछ कुछ लोग 30-40% का भी रिटर्न निकालते हैं और कुछ कुछ लोग उससे ज़्यादा का भी निकालते होंगे, बट इनिशियली जितना मैंने रियलाइज़ किया है तो ज़्यादा एस्पायर ना करते हुए 21% एक अच्छा नंबर होता है। अब उन लोगों के लिए जिनको लगता है 21% बहुत ज़्यादा नंबर होता है, देखो ओवरऑल मार्केट भी 13-14% के हिसाब से बढ़ता है, आपके म्यूचुअल फंड तक 15%, इवन कुछ म्यूचुअल फंड 20% की सीएजीआर से बढ़ते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 21% कोई बहुत बड़ा नंबर है, जब म्यूचुअल फंड भी आपके 20% या उससे प्लस की सीएजीआर दे देते हैं। वो अगर आप म्यूचुअल फंड्स पे रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ म्यूचुअल फंड है जो 20% से ऊपर के रिटर्न दे रहे हैं। तो वो आपको आइडिया होगा कि 21% का जो रिटर्न है वो एक डिसेंट रिटर्न होगा आपके लिए, और वो मिनिमम रिटर्न होगा अगर आप 30 साल के लिए मार्केट में रहने की सोच रहे हैं। अब कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि अगर ये पूरा मार्केट गिर गया, इन 30 सालों के बीच को ऐसा बड़ा फॉल आया कि पूरा मार्केट गिर गया और पूरा ख़त्म ही हो गया। तो एक मैंने कहीं सुना था, कोई कह रहा था कि जब अगर कभी ऐसा होगा कि पूरा मार्केट गिर जाएगा, जो इस डर से पैसे नहीं लगाते कि पूरा स्टॉक मार्केट अगर किसी दिन ख़त्म हो गया तो मैं क्या करूँगा? तो उसमें किसी ने एक अच्छी लाइन बोली थी कि इफ़ द होल मार्केट फॉल्स, माय पोर्टफोलियो विल बी द लास्ट थिंग आई विल वरी अबाउट। इसका मतलब है कि अगर पूरा मार्केट ही गिर गया, पूरा मार्केट ख़त्म हो गया, तो मेरा पोर्टफोलियो लास्ट चीज़ होगी जिसके बारे में मेरे को चिंता होगी, क्योंकि मार्केट के पूरे गिरने का मतलब है पूरी इकोनॉमी का ख़त्म हो जाना, मतलब लगभग हर चीज़ का ख़त्म हो जाना। तो इसलिए इन 30 सालों के दौरान अगर आपको लग रहा है पूरा मार्केट ही ख़त्म हो जाएगी, तो शायद उस वक़्त आप अपने पोर्टफोलियो के बारे में चिंतित नहीं होंगे, बल्कि आपके पास और बेटर चिंता के रीज़न्स होंगे। तो इसलिए वो नियर टू इम्पॉसिबल है पूरे मार्केट का ख़त्म हो जाना। क्योंकि मार्केट है तभी सब चीज़ है, तभी हमारी इकोनॉमी है, तभी सब कुछ सर्वाइव कर रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं कि रिटर्न्स का आपको एक्सपेक्टेशंस हो गई कि 21% के आसपास के रिटर्न मिनिमम आएंगे, और ये बहुत मिनिमम है, 30-40% भी आएंगे। अभी आप देखते जाओ जैसे जैसे आप जर्नी में आगे बढ़े रहोगे। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि किस तरीके का ट्रेड हम करें। एक ने कमेंट भी किया था कि स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताएं। तो ट्रेडिंग का मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है, किस तरीके से होता है। उसमें इंट्राडे तो हमने बिल्कुल खत्म कर दिया कि इंट्राडे हम करेंगे ही नहीं। अब हमारे पास रहता है स्विंग ट्रेड करना और इन्वेस्टमेंट करना। अब एक मैं थोड़ा क्लैरिटी आपको देता हूँ इस पॉइंट पे। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि हम तो ट्रेड नहीं करते, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखो 99.99% लोग ट्रेडिंग ही करते हैं। टाइम फ्रेम कम या ज़्यादा होने से आपकी ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता। मतलब आप लोगों ने आपसे कहा होगा कि अगर 1 साल के अंदर स्टॉक को बेच दो तो वो ट्रेडिंग हो गया, 1 साल से ज़्यादा रखो तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया, या 10 साल के रखो तो इन्वेस्टमेंट हो गया। ऐसा नहीं होता। बहुत सिंपल टर्म्स में इन्वेस्टमेंट, बहुत ही रेयर कोई है जो इन्वेस्टमेंट करता है, सब ट्रेडिंग करते हैं। और इन्वेस्टमेंट का मतलब टाइम पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करता, या फिर ट्रेडिंग का भी मतलब ये नहीं है कि आप इतने टाइम के लिए करोगे तो ट्रेडिंग है और उसके बाद के लिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वो है जिसमें बेचने की कोई बात ही नहीं है। आप चीज़ों को खरीद रहे हो और कह रहे हो कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसका मतलब है आपको उसे बेचना नहीं है, ना ही आप उसे बेचने की सोच रहे हो। तो जिन लोगों को लगता है कि टाइम पे डिपेंड करता है कि कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक अलग ही गेम होता है। अब एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, आपने कोई बिज़नेस में इन्वेस्ट किया, अपने किसी बिज़नेस में कोई आपने दुकान खोली, वहाँ पैसा लगाया, तो इसलिए थोड़ी आप इन्वेस्ट करते हो कि उस टाइम बाद जैसी ये दुकान बड़ी होगी मैं इसको किसी और को बेच दूँगा। आप इसलिए इन्वेस्ट करते हो कि मैं उसको ग्रो करूँगा, उससे एक इनकम होगी और वो मैं इनकम से अपना घर चलाऊँगा। या फिर लोग अपने, मतलब ये बहुत अजीब एग्जांपल है बट इससे आपको और बेटर समझ आएगा। माँ-बाप अपने बच्चों में इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट करने के बाद इसलिए थोड़ी इन्वेस्ट करते हैं कि मैं इसको 1 साल के लिए नहीं, मैं अगले 20-30 सालों के लिए रखूँगा और 30 साल बाद बेचूँगा। तो बच्चे को बेचते थोड़ी हैं। अगर उन्होंने बच्चे में इन्वेस्ट किया है, तो इसलिए इन्वेस्ट किया है कि बड़ा होके वो बच्चा रिटर्न्स उनको देगा। है ना? अब रिटर्न्स मॉनेटरी फॉर्म में नहीं, बट ज़ाहिर-सी बात है वो जो सेवा आपने वहाँ दी है वो सेवा आपको रिटर्न में मिलेगी। तो बच्चे में इन्वेस्ट करते हैं, बच्चा बड़ा होता है और वो रिटर्न आपको फ़ेवर करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को बेच के आप सोचो कि जो मैंने यहाँ पैसा लगाया वो मेरे को ज़्यादा मात्रा में मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो इन्वेस्टमेंट टोटली एक नॉट टू सेल वाला गेम है। नॉट टू सेल, जस्ट टू, मतलब उसकी परफॉर्मेंस से पैसा बटोरना। जैसे स्टॉक मार्केट टर्म्स में सिंपली डिविडेंड से,
कि ये मेरी आशा नहीं है मैं इसको कभी बेचूँ, मैं इसको इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस बिज़नेस में, और इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरएवर। तो ये आप समझ गए कि बाकी सारी चीज़ें ट्रेडिंग ही है। अब उस ट्रेडिंग में ही टाइम फ्रेम है कि आप कितने टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करते हो वगैरह वगैरह। वो डिपेंड करता है किस तरीके की स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो, क्योंकि हर स्ट्रेटजी का टाइम फ्रेम चेंज हो जाता है। हर स्टॉक या हर क्या कहते हैं, एक आदमी ही डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में अलग अलग स्ट्रेटजीज बना के रखता है, तो उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। फिक्स सिर्फ ये है कि आप सिंगल डे में खरीद के नहीं बेचोगे क्योंकि आपने इंटरडे नहीं करना। और फिक्स सिर्फ ये है कि एक ना एक दिन आपको बेचना ही है, आपको कोई डिविडेंड खाने की आशा नहीं है कि मैं स्टॉक बाय कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसका डिविडेंड खाता रहूँगा, ये तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो हम सिर्फ ट्रेडिंग पे फोकस करेंगे, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग पे भी नहीं, और अपना इसके इंट्राडे पे भी नहीं। अब इसके बाद इस जर्नी का नेक्स्ट पार्ट आएगा कि आप समझ गए कि आपने स्विंग ट्रेड ही करना है और स्विंग के अराउंड ही खेलना है। वो स्विंग आपके 1 दिन के, 2 दिन के हों या फिर 5 साल के हों, वो डिपेंड करता है आप उस वक्त उसमें किस माइंडसेट से, किस टारगेट के साथ एंट्री बनाई है आपने किसी स्टॉक में, और उस टारगेट को आने में कितना टाइम लगता है। तो उसके बाद जब ये माइंडसेट से आप एंटर कर चुके हैं स्टॉक मार्केट में, आपने पहले महीने अपना पहला 40,000, 20,000, 30,000 जो आपका था डिसाइडेड, वो आपने डाला है। तो अब मैं क्या करूँ उस 40-20 का? तो स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले भी एक दूसरी चीज़ करनी पड़ती है, वो होता है एक सेटअप डेवलप करना। उस सेटअप का ही कुछ पार्ट मैंने अभी तक आपसे शेयर किया, वो भी सेटअप का ही पार्ट है कि कैसे आप इक्विटी में ट्रेड करोगे, कैसे आप इंट्राडे नहीं करोगे। वही आपके सेटअप का ही हिस्सा है कि मैं इंट्राडे नहीं करूँगा, मैं फ्यूचर ऑप्शन नहीं करूँगा, मैं क्रिप्टो में नहीं डालूँगा, मैं सिर्फ स्टॉक्स में डालूँगा। ठीक है, मैं इतनी पोजीशन बनाऊँगा जो 1 दिन से लेकर अगले 5-7 साल तक, जब तक मेरा टारगेट ना आए, उस हिसाब से हो। मैं इन्वेस्टिंग की तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि इन्वेस्टिंग एक डिफरेंट तरीके का गेम है जो मैंने अभी आपको समझाया। तो ये भी आपके सेटअप का हिस्सा था। उस सेटअप के हिस्से में ही अब आपका पैसा जो आपने हर महीने सेव किया है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि इस पैसे को मैं कहाँ डालूँ से भी पहले, कि कितने हिस्से में बाँट के डालूँ। क्या मैं ये पूरा 40,000 डालूँ? क्या मैं जो मैं अगर 20 मैंने सेव किया तो क्या 20,000 डालूँ, या मैं 5-5 हज़ार के 4 स्टॉक्स बाय करूँ? तो मोटा-मोटा आपको इस तरीके से उसको रखना होता है कि मैंने डाइवर्सिफ़िकेशन की वीडियो में भी अच्छे से समझाया है। मैं पर्सनली रखता हूँ कि मैं किसी भी स्टॉक में अपने से प्रॉमिस करो, किसी भी स्टॉक में एटलीस्ट अगले 1-2 साल, जब तक मैं एक फुल फॉर्म में ना आ जाऊँ, जिसके बाद मेरा पोर्टफोलियो का साइज़ भी बड़ा हो जाए, तो मैं अलग तरीके से चीज़ों को प्ले कर सकूँ, तब तक मैं किसी भी स्टॉक में 5% से ज़्यादा नहीं डालूँगा। क्योंकि मेरी विकेट नहीं जानी चाहिए, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। विकेट आपको सेव करके रखनी है। तो आपने 5% का डिसाइड किया कि कैसी भी सिचुएशन होगी, कितना भी बढ़िया लुभावना स्टॉक मुझे लगेगा, मैं 5% ज़्यादा नहीं डालूँगा। क्यों? क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। पर प्रॉब्लम उन लोगों के साथ है जो लोग इनिशियली जैसे कुछ भी अमाउंट से शुरू कर रहे हैं, मान के चलिए 20,000 मंथली डालेंगे। जैसे उन्होंने 20,000 रुपए डाले पहले महीने, तो अब उनका पूरा टोटल कॉर्पस का साइज़ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 20 ही हज़ार है। तो 20,000 को अगर 20 स्टॉक में बाँटेंगे तो हज़ार-हज़ार रुपए तो डालेंगे नहीं, उतने में तो उन्हें शायद बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हों जो ना भी ले पाएँ। तो उनको किस हिसाब से चलना है, उनको देखना है कि डाउन द लाइन अगर मैं सिर्फ इतना ही इन्वेस्ट करता हूँ हर महीने अगले 10, 12, 15 महीने तक, तो कितना कॉर्पस मेरा सिर्फ मेरे इन्वेस्टेड अमाउंट से बन जाएगा, जो कि उनको समझ में आता है चलो 2 लाख के आसपास अगले 10 महीने में बन जाएगा। तो 2 लाख के आसपास अगर उनको लगता है उनका टोटल बन जाएगा 10 महीने में, सिर्फ उनके इन्वेस्टेड अमाउंट से, क्योंकि उनका इनिशियल 20,000 रुपए है, तो वो उस 20,000 रुपए में से 20 हिस्से करने के बजाय उस 2 लाख को अपना पोर्टफोलियो समझते हुए उस 2 लाख के या फिर 2.5 लाख के या 3 लाख के, जो भी आपका वो फिगर आएगा, उसके 20 हिस्से करें। और फिर उसके बाद आपके 10,000, 12,000, 15,000 जो भी अमाउंट आती है उस एक हिस्से की, यानी कि 5% की, वही आप मैक्सिमम एक स्टॉक में डालें। अब मान के चलो कि ऐसे में आपके पास फिगर आती है, आपने सोचा कि अगले 10-15 महीने में मेरे पास हो जाएगा करीब 4 लाख का पोर्टफोलियो, तो 4 लाख का जो है मैं 5% डालूँगा किसी एक स्टॉक में। तो अभी भले ही मेरा वो 4 लाख का पोर्टफोलियो नहीं है, बट हो जाएगा मेरा 12-15 महीने में। तो 5% हो गया 4 लाख का आपका 20,000, तो 20 ही हज़ार मैं एक स्टॉक में डाल सकता हूँ। ठीक है? तो ये आपका गेम प्लान का पहला स्टेप रेडी हो गया। अब 20,000 आपको एक स्टॉक में डालने हैं, तो उस 20,000 के लिए आप, ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्टॉक अच्छा लगा और आपने उसमें 20,000 डाल दिए। मतलब आप वैसा भी कर सकते हो क्योंकि 5% का रूल है आपका, तो 5% डाला, आप ज़्यादा आप नहीं डाल रहे होंगे, फिर उसके बाद आप बैठ जाओगे। पर जनरली मैं ऐसा नहीं करता हूँ, क्योंकि मार्केट में ना अपॉर्च्युनिटीज़ की कमी नहीं होती। आपको अभी लग रहा होगा कि अपॉर्च्युनिटीज़ की कमी रहती है, पर अपॉर्च्युनिटी की कमी बिल्कुल नहीं रहती। अपॉर्चुनिटी बहुत मार्केट में आएँगी, इसलिए अगर आप, जैसा मैं करता हूँ कि अगर मुझे कोई स्टॉक पसंद है, मेरा 5% अगर 20,000 रुपए है,
तो मैं उसको 20,000 रुपये को एक साथ उस स्टॉक में डालने के बजाय मान के चलो सिर्फ मैं 6, 7, 8 हज़ार रुपये का उसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा, या फिर उसमें ट्रेड बाय करूँगा उसके शेयर्स, और अपना टारगेट सेट करके रखूँ कि यहाँ मेरे को निकालना है। अगर वो स्टॉक अगले कुछ टाइम में थोड़ा और फॉल करके और बेटर वैल्यूएशन पे मुझे अवेलेबल होता है, तो मेरे पे और पैसे डालने का भी स्कोप है उस स्टॉक में, क्योंकि मैंने अभी पूरा 5% अपना उसमें नहीं डाला है। तो मैं अगले स्टेप में अगला 5, 7 हज़ार रुपये और डाल सकता हूँ। ऐसे करके मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक स्टॉक में मैं 3 स्टेप्स में डिवाइडेड रखूँ अपना पैसा, ताकि अगर वो स्टॉक डायरेक्ट ऊपर चला जाता है तो मेरा वो टारगेट अचीव हो जाता है, तो मेरा बाकी पैसा दूसरी जगहों पे लगा रहेगा। तो अगर लेकिन वो वहाँ नहीं जाता, थोड़ा नीचे फॉल कर जाता है और बेटर वैल्यूएशन पे होता है, तो मैं मेरे पास जो पैसे पड़े हैं उसका उसमें से मैं कुछ पोर्शन, ताकि उस स्टॉक में मेरा 5% के वेटेज के अंदर अंदर रहे, उस स्टॉक में इन्वेस्ट करूँगा या ट्रेड करूँगा। तो इतने तक तो सिंपल चीज़ थी कि आपको कमाने हैं, किन इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने हैं, किस तरीके से सेटअप बिल्डिंग की शुरुआत करनी है, अपना एसेट एलोकेशन देखना है कि मैं कितना कितना डालूंगा, डाइवर्सिफाई करना है अपने पोर्टफोलियो को। अब आगे जाके कुछ बारीक बारीक चीज़ें हैं डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर जो आप सीखोगे, जो मैंने थोड़ा वीडियो में भी डिस्कस करने की कोशिश करी थी पुरानी वाली। तो वो सब सीखने के साथ साथ आप मेन पॉइंट पे आओगे कि किन स्टॉक्स को बाय करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, कैसे अपने टारगेट डिसाइड करने हैं, कैसा वो करना है। तो इसके ऊपर अगर आप लोगों को इस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे हो, तो मैंने अपने इस चैनल पे ही 1-2 बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की वीडियो डाली है। 2 वीडियो हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की, एक बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस और बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। उसमें आपको कुछ भी बेसिक्स ऑफ टेक्निकल और बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल में तो आपको कुछ भी ऐसा हाई क्लास नहीं मिलेगा। वो आपको बहुत ही सिंपल चीज़ें मैं उसमें बताऊँगा जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो वहाँ से स्टार्ट करो। थोड़ा-सा बोरिंग आपको लग सकता है, लेकिन अगर सही डायरेक्शन आपको चाहिए स्टार्ट करने की, तो उन वीडियोस से स्टार्ट करो, बजाय दूसरे यूट्यूबर्स से कुछ भी अतरंगी सा सीख के और उस डायरेक्शन में भागते रहो और अपने 1-2 साल वेस्ट करते रहो। उससे बेटर होगा कि वो सिंपल सिंपल चीज़ें जो मैंने उसमें डिस्कस करी है, उन चीज़ों को आप उसमें से जानो कि मैंने क्या चीज़ें डिस्कस करी है, और उन चीज़ों को खुद अपने उसमें अप्लाई करने की कोशिश करो। तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि कौन सी डायरेक्शन आपको वहाँ से मिल रही है, क्या जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सही है भी या नहीं। वो आप खुद अप्लाई करके देखो, तो फिर आपको रियलाइज़ होगा। अब ये लर्निंग वाला जो पार्ट है ना, इसमें मैं आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एग्ज़ैक्टली आपको शायद पता ना चले कि किस तरीके से एंट्री ली जाए, एग्ज़िट ली जाए, किन-किन फैक्टर्स के बेसिस पे, क्योंकि वो एक लंबा एक पूरा एनालिसिस और काफ़ी एक्सपीरियंस उसमें रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे आपको कुछ बेनिफिशियल चीज़ें यहाँ पे बताऊँ, लर्निंग वाला जो पार्ट है ना, वो बहुत ट्रिकी पार्ट है। ट्रिकी इसलिए क्योंकि अ, मैंने इतने टाइम में ये सीखा है कि स्टॉक मार्केट ना कभी भी डिफ़िकल्ट था ही नहीं। स्टॉक मार्केट हमेशा से एक सिंपल गेम है, और उस सिंपल गेम को आप डिफ़िकल्ट बना देते हो। आप क्या उसको हर कोई डिफ़िकल्टी बना रहा है, क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट ना एक ऐसा यूनिक सा गेम है जो कि लोगों के इमोशंस से ही चलता है। ऐसा नहीं है कि किसी स्टॉक का प्राइस अपने आप ऊपर-नीचे जाता है। वो आप और मेरे जैसे लोग हैं, उनके इमोशंस से ही वो ऊपर-नीचे जाते हैं, और हम उन्हीं इमोशंस के बीच में फँस के उनको सही टाइम पे बाय या सेल करने की कोशिश करते हैं। तो स्टॉक मार्केट, पहले आपको अपने मन को समझाना है कि स्टॉक मार्केट एक सिंपल गेम है। उसको जितना सिंपल रखा जाएगा उतना बेटर होगा। जितना सिंपल तरीके से उसको सीखा जाएगा और अप्लाई किया जाएगा, उतना आपके लिए बेटर होगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे, आप ही को दिक्कत आएगी। ये मैं अपने ट्रेडिंग की जर्नी में सीखा हूँ कि जब मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करता था, ज़्यादा नंबर्स को रखता था साथ में और ज़्यादा चीज़ें करता था, तो वो गेम उतना कॉम्प्लिकेटेड होके मुझे उतना ज़्यादा मतलब फ़ायदा नहीं दे पाता था। बट जित जब से मैंने चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश करी है, तब से काफ़ी उसमें चेंज आ गया है ट्रेडिंग के तरीके में, और उससे रिटर्न्स जो जनरेट होते हैं उसमें। अब लर्निंग ईज़ी तो है, लेकिन अब लर्निंग आप करें कहाँ से? तो लर्निंग के लिए एक और इसमें ट्रिकी चीज़ है कि आप यूट्यूब में काफ़ी सारे आपको यूट्यूबर मिल जाएँगे जो काफ़ी कुछ सिखाते हैं उसके अराउंड। ऐसा नहीं है कि उसमें मतलब वो गलत सिखा रहे हैं या कुछ, बट देखो हर यूट्यूब का ना, हर यूट्यूबर का, चाहे वो मैं ही हूँ, चाहे वो कोई भी टीचर है आपका स्टॉक मार्केट या उसके अराउंड उससे रिलेटेड, वो आपको सिखाएगा अपने-अपने एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड। कोई भी ऐसा सेट रूल नहीं है जो वो आपको सिखाएगा। क्योंकि अगर सेट रूल होता और पैसा कमाना इतना ईज़ी होता कि किसी ने एक रूल आपको बता दिया, वो रूल आप अप्लाई कर लो, तो हर कोई पैसे कमाता ना, फिर तो कोई बात ही नहीं थी दिक्कत की। तो पहले आपको ये समझना है कि कोई रूल ऐसा नहीं है कि ऐसा करोगे तो पैसे मिलेंगे और ऐसा करोगे तो नहीं मिलेंगे। ये हर किसी का अपना-अपना एक्सपीरियंस है, उनके अपने-अपने बायसेस हैं, जिनके चलते वो एक लर्निंग की टेक्नीक या स्टॉक मार्केट टेक्नीक आपके लिए डेवलप करने की कोशिश करते हैं।
और आपको अपनी जो टेक्निक है ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की, वो खुद डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप चाहोगे कि मैं किसी और का फॉलो कर लूँ, तो बहुत बड़ा ब्लंडर करोगे। नहीं यकीन है तो ट्राई करके देख लो, आपको लगेगा एक दो ट्रेड आपकी बहुत अच्छे हो गए क्योंकि आपने किसी को फॉलो किया और वैसे वैसे बाय सेल कर दिया। ओवरऑल आप कहीं नहीं पहुंचोगे कुछ सालों में। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे नुआंसेस हैं जो जो भी जिसकी भी आप वीडियो देख रहे हो वो आपके साथ नहीं शेयर कर पाएगा, चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो उसी को पता होता है जो उस जर्नी का पार्ट रह चुका है लंबे टाइम तक और उस जर्नी के साथ इतने क्लोजली जुड़ा है कि उसको वो नुआंसेस समझ में आते हैं। तो क्योंकि कोई भी यूट्यूबर आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा, सब में कुछ ना कुछ बायसेस होंगे और आपको समझ में आने चाहिए, तो ही आपके लिए बेटर है। अगर आप उन बायसेस को इग्नोर करके टोटली किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो वो इतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा। आपको समझ में आना चाहिए कि इस यूट्यूबर के बायसेस हैं तो ये इस तरीके से ही ट्रेडिंग सिखाता है, और इसके ये बायसेस हैं तो ये इस तरीके से ही सिखाता है, और उसमें कोई भी सही या गलत नहीं है। बट एक पॉइंट और है कि कुछ यूट्यूबर गलत ही हैं, बहुत क्लियर कट। मतलब गलत ये नहीं बोलूँगा कि वो किसी गलत मंशा से आए हैं, वैसे एक दो तो ऐसे भी हैं जो बहुत गलत मंशा से यूट्यूब पे हैं, और वो बहुत क्लियरली दिखता भी है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। उनका मेन उद्देश्य वहाँ पे सिर्फ पैसा कमाना है, कोई ना नॉलेज देना, ना कोई कुछ कुछ भी शेयर करना। उनको बस जहाँ से लगता है कि मौका मिले कि हम पैसा बटोर ले, चाहे उसके लिए हमें किसी भी चीज़ को प्रमोट करना पड़े, चाहे उसमें पब्लिक का नुकसान हो रहा है वो। और ऐसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो ऐसा करते हैं, जिनको ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। इसको आप अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही मतलब बोल रहा हूँ, तो अगर आप लोग फॉलो कर रहे होंगे कुछ अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स को, तो बीच बीच में जो कुछ कुछ केसेस होते रहते हैं खासकर क्रिप्टो वगैरह के अराउंड और ये सब चीज़ें, तो आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया होगा मैं किन यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ। और बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके बारे में आप जानते ही होंगे। और उन्होंने भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसी चीज़ें प्रमोट करी है सिर्फ पैसे के लालच में, जिन चीज़ों का कोई सर पैर नहीं था, और उन चीज़ों के फेस बन के वो सामने आए और वो भरोसा उन्होंने पब्लिक को दिखाया, और फिर पब्लिक का पैसा उन चीज़ों में फंस गया। तो ऐसे यूट्यूबर से आपको थोड़ा दूर रहना है, थोड़ा कॉशियस रहना है। कोई भी अगर कोई चीज़ सेलिंग के लिए आता है, कल को अगर मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे कुछ भी आपको बताऊं कि ये बढ़िया चीज़ है, ये बाय करो सेल करो, आपको हमेशा एक क्वेश्चन की नज़र से उसको देखना है, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी ट्रस्टवर्दी इंसान लग रहा हो। वो सेम टीचिंग के मामले में है, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, कि कोई कुछ भी सिखा रहा हो यूट्यूब पे उसे ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना। एक चीज़ हमेशा एक्सेप्ट करके रखनी है कि वो अपने बायसेस के हिसाब से वो आपको चीज़ सिखाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और उसमें से उन सारे टीचर्स में से कुछ फ्रॉड टीचर भी होंगे जो सिर्फ जिनका पर्पस पैसा कमाना होगा, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा वो आपको क्या सिखा रहे हैं, किस तरीके से सिखा रहे हैं, आपके लिए वो बेनिफिशियल है भी या नहीं। तो अभी फिर आपके मन में आएगा तो फिर किससे सीखें? तो किससे सीखने के मामले में मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूँगा कि कौन-सा अच्छा है, बुरा है। हालाँकि मुझे कुछ अच्छे टीचर पता हैं, लेकिन हर टीचर के अपने कुछ बायसेस हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आप किससे रिलेट कर पाते हो, आपको किसका स्टाइल समझ में आता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बट बट एक चीज़ है लर्निंग, तो लर्निंग तो आपको लेनी ही लेनी है, चाहे वो जहाँ से भी आपको मिले। सारी लर्निंग बटोर के वो लर्निंग आपको आगे नहीं ले जाती है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि वो लर्निंग आपको आगे नहीं ले जाती है, आपको आगे ले जाता है आपका खुद का एक्सपीरियंस मार्केट में बने रहने का। आप एक्सपीरियंस कैसे गेन करें, कैसे पर्सपेक्टिव डेवलप करें, उस सब के लिए वो लर्निंग हेल्प करेगी। सारे चीज़ों के मतलब आपको पता हो, जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो उसके मतलब आपको पता हो, वो कैसे वर्क कर रहा, क्या कर रहा, वो सब के लिए लर्निंग ज़रूरी है। लेकिन एक्चुअल पैसा बनाने के लिए वो लर्निंग नहीं काम आती। एक्चुअल पैसा बनाने के लिए आपका एक्सपीरियंस ही काम आता है। अगर आप सच में लंबे टाइम के लिए लंबा पैसा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका एक्सपीरियंस ही काम आता है। तो हमेशा अपने लर्निंग से ज़्यादा अपने एक्सपीरियंसेस को प्रायोरिटाइज़ करना और खुद मार्केट में बने रहना। उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, डेली ऑफिस से आके अगर आप 10 मिनट भी चार्ट्स एनालिसिस में देते हो या इसमें देते हो, और ये काम आप अगले पूरे साल ये करोगे नए ईयर से, तो आप डेफिनेटली 1 साल बाद आप देखना कि आपका चार्ट्स को देखने का नज़रिया ही डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप डेली 10 मिनट बैलेंस शीट्स को भी दो, तो आपका बैलेंस शीट को देखने का नज़रिया ही डिफरेंट हो जाएगा। ना आपको ज़्यादा टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में, ना आप उस चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना, और बहुत सिंपल ढंग से आपको बहुत मतलब ईज़िली सामने चीज़ें दिखने लगेंगी, जो आप दूसरे इंसान को समझा नहीं पाओगे कि कैसे आप कोई कुछ चीज़ें वर्क करती हैं और नहीं कुछ चीज़ें नहीं करती है। क्योंकि आप एक ना एक इंट्यूशन डेवलप कर लोगे, एक एक्सपीरियंस डेवलप कर लोगे, उन चीज़ों को कंटिन्यू फॉलो करते हुए, देखते हुए और डेली के डेली एनालाइज़ करते हुए। एक टाइम के बाद पहले एक टाइम पे कोई एक टीचर थे वो बताते थे कि मैं डेली आके लगभग 100-200 चार्ट एनालाइज़ करता हूँ, तो मैं और वो भी 10-15 मिनट में। तो उस टाइम मुझे लगता था कि 100-200 चार्ट्स डेली 10-15 मिनट में एनालाइज़ करना, ये तो मतलब इम्पॉसिबल वाली बात है, ये तो बस कोई फेंक रहा है शायद इसलिए ऐसा बोल रहा है। बट ऐसा नहीं है, एक टाइम के बाद जब आप इतना ज़्यादा उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो, कंसिस्टेंटली आप डेली कुछ-कुछ टाइम उस चीज़ों में दे रहे हो,
तो आप समझ जाते हो कि कैसे कोई 10 मिनट में 100 या 200 चार्ट्स एनालाइज कर सकता है, और वो टोटली पॉसिबल है। और डेली 10-15 मिनट से ज़्यादा अगर आप नहीं भी दे पा रहे हो तो सिर्फ इतना भी दो, उतना अगर आप 1 साल तक दे दिया तो उस 1 साल के बाद आपको खुद समझ में आएगा, अगर 10 मिनट की पावर इतनी है तो अगर मैं डेली 1-2 घंटे देता तो कितनी पावर जनरेट करता। फिर आप उसके बाद खुद ही ज़्यादा टाइम देने लग जाओगे। अब ये भी एक फैक्ट है कि अगर आप अभी से कंटिन्यू 100 घंटे मार्केट को दोगे समझने में, तो आप इतना लर्न नहीं करोगे जितना आप 100 दिनों तक डेली 1-1 घंटा देने में करोगे। क्योंकि लर्निंग के साथ-साथ एक्सपीरियंस, लर्न तो आप जल्दी कर सकते हो लेकिन एक्सपीरियंस टेक्स टाइम, तो एक्सपीरियंस टाइम लेगा ही लेगा। चाहे आप सोचो कि मैं कंटिन्यू 100 घंटे पढ़ता हूँ तो मैं 100 दिनों का काम कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। आप 100 दिन लगेंगे जिस चीज़ में, तो 100 दिन लगेंगे ही, चाहे आप डेली 1-1 घंटा उस चीज़ में दो। क्योंकि एक्सपीरियंस उसी तरीके से वर्क करता है, बने रहने से मार्केट में। आप डेली सीखो, डेली चार्ट्स एनालिसिस करो, डेली बैलेंस शीट पढ़ो, ये काम करो। बाकी हेल्प करने के लिए हर स्टेज पे मैं तो हूँ ही, मैं डेली एक शॉट आपके लिए लाता रहूँगा। और कुछ भी अगर आपके मन में क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कहीं पे भी क्वेश्चन कोई कर दें, तो मैं डेफ़िनेटली उसका आंसर ज़रूर देता हूँ। चाहे आप कोई भी कभी भी कोई क्वेश्चन करे। तो वो आप कर सकते हैं, और जो कुछ मेरे पास होगा आपके लिए, आपके जर्नी में ऐड करने के लिए, वो मैं डेफ़िनेटली करूँगा। और बिल्कुल निष्पक्ष भाव से करूँगा। कोशिश करूँगा कि आपको एग्ज़ैक्टली वो बताऊँ जो मेरे लिए वर्क किया, जो मुझे लगता है कि सही है। ऐसा कोई भी चीज़ आपको ना बताऊँ जो एक्चुअल में वर्क नहीं करती है, जिसके बारे में मुझे आइडिया ना हो। अब एक एक पॉइंट आपका बस रह गया है स्ट्रैटेजी डेवलप करने का, कि कौन-सी स्ट्रैटेजी डेवलप करें, कैसे डेवलप करें। वो इतने शॉर्ट टाइम में नहीं समझ आता। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको डेली सीखना पड़ेगा चीज़ें, डेली-डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपका एक्सपीरियंस है जो आपको पैसे कमा के देगा, ना कि आपकी लर्निंग जो आप इन वीडियोस के थ्रू लेंगे। क्योंकि जो स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता हूँ वो आप नहीं फॉलो करेंगे, और जो भी आप फॉलो करोगे वो मैं नहीं फॉलो करूँगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी आपके एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती है, मेरी स्ट्रेटजी मेरे एक्सपीरियंसेस पे, ऐसी सबकी अलग अलग होगी। बट हो सकता है हमारी सिमिलर स्ट्रेटजीज हों, बट उसमें कहीं ना कहीं हमारा अपना टच भी होगा, क्योंकि हमारे अपने एक्सपीरियंसेस उस तरीके के हैं मार्केट में। तो वो आप जैसे डेवलप करोगे वैसी आपकी स्ट्रेटजी डेवलप होगी। अगर आप मेरा जानना चाहते हो मैं कैसी स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ, मैं जो स्ट्रेटजी पर्सनली फॉलो करता हूँ मेरी खुद की ही डेवलप करी हुई है, जैसे हर कोई अपनी डेवलप करता है स्ट्रेटजी। तो उसका नाम मैंने रख रखा है ओनली प्रॉफिट स्ट्रेटजी। तो ओनली प्रॉफिट थोड़ा फनी नाम है, बट वो इसलिए है क्योंकि उस स्ट्रेटजी में लॉसेज नहीं है। यानी कि मतलब हम लॉस बुक करते ही नहीं है। ऐसा नहीं कि लॉसेज होंगे नहीं, बट हम लॉस बुक नहीं करते, हम सिर्फ प्रॉफिट ही बुक करते हैं। तो ये स्ट्रेटजी का कुछ इस तरीके स्टार्ट होता है। ऐसे सेक्टर्स जिनमें मेरे को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है, उन सेक्टर्स पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। जैसे फाइनेंस उनमें से एक सेक्टर है, तो उन सेक्टर की कंपनीज़ को मैं देखता हूँ। उन कंपनीज़ में से कोई कंपनी उठा के उसका पहले फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ पूरा, कि वो कंपनी कैसी है, उस कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ता हूँ। और अगर वो उस कंपनी के बारे में ऑलरेडी थोड़ा जानता हूँ, जैसे बहुत सी कंपनियाँ हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे, तो सबसे बढ़िया बात है। तो उस कंपनी के बारे में अच्छे से जान गए और आपको पता है कि एक अच्छी कंपनी है, पूरे फंडामेंटल आपको समझ आ गए, फिर सारा जो गेम है पैसा कमाने का, वो गेम होता है टेक्निकल्स पे। एक कंपनी से हो सकता है कि आप 1 साल के अंदर लॉस करवा बैठो, और मैं उसी कंपनी से 1 साल के अंदर 5 बार प्रॉफ़िट बनाऊँ। क्यों? क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है उस अच्छी कंपनी पे नहीं, बल्कि उस अच्छी कंपनी के टेक्निकल फैक्टर्स पे, कि कब वो कंपनी किन टेक्निकल पोजीशंस पे अवेलेबल है, कब किन टेक्निकल पोजीशंस पे आपको उससे बाहर निकलना है, और किस तरीके से आपको उस टेक्निकल गेम को मैनेज करना है। तो वो वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फंडामेंटली आप एनालाइज़ करके तो काफ़ी कंपनियाँ, 20, 30, 40, 50 कंपनियाँ आप लिस्ट बना लोगे, जो आपको पता है कि बहुत अच्छी कंपनियाँ हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और सिर्फ़ उन्हीं कंपनीज़ में आप ट्रेड करोगे। तो उन्हीं कंपनी में ट्रेड करते हुए फिर उनके टेक्निकल्स देखे जाते हैं, और एक अच्छे बाइंग वाले जोन में एंटर करके अपने टारगेट के आने का वेट किया जाता है। और जब तक टारगेट नहीं आता तब तक सेल नहीं किया जाता, कोई स्टॉप लॉस नहीं, कोई कुछ नहीं। टारगेट आएगा तो बेचेंगे। और ये ऐसा करते करते अभी मेरे मेरे पोर्टफोलियो में अगर जो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम से भी कंपनी पड़ी होगी, तो हो सकता है वो 1-1.5-2 साल से पड़ी हो। बट उसमें से भी 1-2 कंपनियां हैं जो 1.5-2 साल से पड़ी हैं, और उसमें से भी एक कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पे है, बट क्योंकि उसका टारगेट बहुत ज़्यादा था तो वो वहाँ पे अभी नहीं आई। और एक कंपनी उसमें से है जो लॉस में है। तो 1-2 कंपनी के साथ ऐसा हो जाता है जो आपके उसमें जाएगी। पर क्योंकि आपके पास करीब, मेरे पास जैसे 30-35 स्टॉक्स होंगे, तो 30-35 स्टॉक में अगर 1-2 कंपनियाँ ऐसी टाइम का डिले भी करनी है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने सेटअप इस तरीके से डेवलप किया है कि
हमें लॉसेस ना ही हो और सिर्फ प्रॉफिट हो, इसलिए स्ट्रेटजी का नाम है ओनली प्रॉफिट। इस स्ट्रेटजी के बारे में और डिटेल में कभी मैं ज़्यादा आपके साथ चर्चा करूँगा। धीरे धीरे चैनल से जुड़े रहें, अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी और इंटरेस्टिंग भले ही नहीं होंगी पर वैल्यू ऐड करने वाली डेफिनेटली होंगी। तो जो कुछ आपके मन में क्वेरी है, जो कुछ आपको समझना हो, जो कुछ आपके मन में क्वेश्चन है, कुछ भी अगर है कमेंट करके पूछो, मुझे बताओ और साथ में हम एक कम्युनिटी डेवलप करते हैं, साथ में 100 सीआर के टारगेट तक पहुँचते हैं और जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं। तो देखते रहिए वीडियो, कीप लर्निंग, गुड बाय।